नमस्कार, मैं अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी में हम जो एशिया का भूगोल है उस पेपर में हम लौह इस्पात उद्योग या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के विषय में पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लासेस में। और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो लौह इस्पात उद्योग है उसके निर्माण के लिए क्या आवश्यक दशाएं चाहिए, कौन सी सिचुएशंस हमें अवेलेबल होनी चाहिए, और जहाँ पर भी हमें ये सारी सिचुएशंस, ये सारे तत्व जो हैं ये उचित अवस्था में मिलते हैं, वहाँ पे हम अपना उद्योग स्थापित करते हैं। और हमने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा। और जब हमने इसके उत्पादन की बात की, उत्पादन और वितरण की बात की, तो हमने सबसे पहले चाइना के बारे में पढ़ा, क्योंकि वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद जापान, और उसके बाद हम भारत के बारे में पढ़ रहे थे कि यहाँ पर किस प्रकार से 1875 में पहला लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर स्थापित हुआ था, और उसके बाद लगातार इसका विकास होता रहा। लौह इस्पात उद्योग का अधिक महत्व इसलिए है कि किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनें हैं, यातायात के साधन हैं, वो सारे हमें लौह इस्पात इंडस्ट्री का जो आउटपुट है या स्टील है उसी के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो और उद्योगों के विकास के लिए भी सबसे पहले इस उद्योग का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका व्यापार, विश्व व्यापार बड़े पैमाने पे किया जाता है। जापान के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जापान में ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये ज़्यादा तटीय क्षेत्रों पे स्थित है। उसका क्या फ़ायदा जापान को होता है कि कच्चे माल को बाहर से मंगाना हो या तैयार माल को बाहर भेजना हो, उससे बहुत सुविधा रहती है। तो आज हम और इसके अन्य उत्पादक देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो रशिया का जो एशिया वाला क्षेत्र है, जिसे हम एशियाई रूस भी कहते हैं, उसकी बात करेंगे कि ये जो एरिया है ये लौह इस्पात की दृष्टि से एशिया में चौथे नंबर पे हम इसको रखते हैं। और एशियाई रूस में कोयला और आयरन ओर जो इसका कच्चा माल होता है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ ये जो उद्योग है वो वहाँ पे अच्छी स्थिति में पाया जाता है। कुजनेत्स का जो क्षेत्र है और नोवा कुजनेत्स का जो क्षेत्र है वो सबसे इसके प्रधान या सबसे इम्पॉर्टेंट उसके केंद्र हैं। और यहाँ पर ये उद्योग जो है ये मतलब इसका एक बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ पर बहुत कंसंट्रेशन है इस एरिया में। और यहाँ पर रॉ मटेरियल मिलने की वजह से और चीज़ों को, इवन यहाँ पर जो कोंडोमा नदी है और टीम नदियों का जो संगम स्थल है वहाँ से फ्रेश वाटर भी इस उद्योग के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो कोयला, लौह अयस्क और जल की ये जो उपलब्धता है वो इस इंडस्ट्री को यहाँ पे बहुत पुशअप करती है। उसके लिए बहुत सही एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर यहाँ पर हमें देखते हैं कि ये सारी चीज़ों से उद्योग को बहुत बल मिलता है। तो प्रशांत महासागर के तट पे जो व्लादिवोस्टोक से लेकर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के किनारे जो कोमसोवोल्स्क एक औद्योगिक प्रदेश है, और यहाँ पर अनेक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हुई है। हमने ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग के बारे में पढ़ा है, और जब रशिया के टुकड़े नहीं हुए थे तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग माना जाता था। तो ये एरिया जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी अच्छी फैसिलिटी है। और ये देखिए एक तरह से हम इसके आदर्श दशाओं के बारे में हम बात करें तो यही होगा कि हमें कोयला भी मिल रहा है, लौह अयस्क भी मिल रहा है, फ्रेश वाटर भी मिल रहा है, और हमें सस्ता ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। तो इन सब सिचुएशंस के अच्छी मात्रा में आदर्श स्थिति में उपलब्ध होने का क्या रिजल्ट रहता है कि यहाँ पर अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन होता है, और साथ ही साथ इसका निर्यात भी यहाँ से बड़ी मात्रा में किया जाता है। वार्षिक उत्पादन की बात करें तो लगभग 180 लाख मैट्रिक टन आयरन एंड स्टील यहाँ पर पैदा होता है। अच्छी किस्म का लोहा यहाँ पर बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की या उत्तरी कोरिया की। यहाँ पर जो वार्षिक उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 40 से 50 लाख टन यहाँ पे उत्पादन माना गया है।
और ह्वांगहो उत्तरी कोरिया का सबसे बड़ा जो केंद्र है और उसकी गिनती जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के सेंटर के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे चोंगजिन और सांगनेम जो क्षेत्र हैं ये भी इस उद्योग की में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किमचेक आयरन वर्क्स वहाँ का सबसे बड़ा कारखाना है। यहाँ का जो मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो इसी के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जो मुसान क्षेत्र है वहाँ पे आयरन ओर की बहुत बड़ी खानें हैं और यहाँ पर अच्छी मात्रा में इसका अयस्क निकलता है और इसका रिज़ल्ट ये है कि ये क्षेत्र जो है उत्तरी कोरिया में अच्छा माना जाता है आयरन एंड स्टील के उत्पादन के लिए। फिर हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। जो दक्षिण कोरिया है वहाँ पे पोहांग और कांगसी जो क्षेत्र हैं ये सबसे बड़े बड़े उत्पादक के रूप में इनको माना जाता है और 20 से 25 लाख टन वार्षिक उत्पादन इस क्षेत्र का माना गया है। यहाँ की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसे पोहांग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उसका नाम है और यहाँ के इस छोटे से देश के विकास में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पर इसका उत्पादन उसके बाद निरंतर बढ़ता जा रहा है और यहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इससे प्रभावित रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया में ये जो क्षेत्र है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र के रूप में हम इसको मानते हैं। फिर हम बात करते हैं टर्की की। तो वैसे टर्की कोई अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिहाज से देखते हैं तो टर्की कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है, पर अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर इस उद्योग का अच्छा विकास हुआ है और इस छोटे से देश में जो काराबुक, इरिगली और इस्कंदरमन की जो क्षेत्र है वो इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। ये देखा जाए तो ये 3 बड़े कारखाने हैं जो जहाँ पर यहाँ का अधिकांश लौह इस्पात का निर्माण होता है और यहाँ का जो लौह इस्पात है इसका व्यापार वो लोग कम करते हैं, ज़्यादातर इसकी खपत जो है वो इसी देश में हो जाती है। यहाँ जो लौह अयस्क है वो यहाँ पर तुर्की की खानों से प्राप्त हो जाता है, कोयला भी इसी रीजन से प्राप्त हो जाता है और इन 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अतिरिक्त कुछ बहुत छोटे छोटे उद्योग भी हैं पर उनका उत्पादन उनमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम पश्चिमी एशिया की बात करते हैं तो पश्चिमी के एशिया के देशों में टर्की का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से बात करें वो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी जो लोकल कंजम्पशन है उसके लायक ये लोग अपना आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर हम इसके व्यापार की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सारे उद्योगों का एक आधार है। सारे उद्योगों के लिए जो आधार प्रस्तुत करता है वो ये उद्योग प्रस्तुत करता है और इसका जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादातर मीन्स ये बहुत भारी चीज़ है, बहुत इसको लाना ले जाने में एक मुश्किल होती है। तो तटीय क्षेत्र जो हैं, जहाँ तटीय क्षेत्रों में जहाँ उद्योगों की स्थापना है वहाँ से इसके व्यापार की बहुत सहूलियत रहती है और बड़ी मात्रा में जापान है, चीन है, यहाँ पे इसका व्यापार किया जाता है। भारत से भी विशाखापट्टनम का जो क्षेत्र है यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जापान की तरफ रॉ मटेरियल भी भेजा जाता है, रेडी स्टील भी भेजा जाता है। तो इसका विकास इन क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो लौह इस्पात उद्योग है एशिया में विकसित अवस्था में है और साथ ही साथ और सभी अन्य जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके विकास में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें टिकाऊपन होता है, इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है।
तो ये हमने इसके उत्पादन के बारे में पढ़ा। तो ये हमें क्या चीज़ें क्लियर हुई कि सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, उसके बाद आता है जापान, भारत। हाँ, पाकिस्तान में भी कुछ मात्रा में इसका उत्पादन होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर नहीं है, परंतु फिर भी वहाँ पर भी कुछ उद्योग इसके लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त टर्की, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया, ये जो क्षेत्र हैं ये इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने यूरेशियाई रूस की बात की थी, वहाँ पे जो कुजनेट्स जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसको तो लोहारों की नगरी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर इसका उत्पादन जो है वो अच्छी मात्रा में होता है। तो ये जो उद्योग है, ये सारे उद्योगों के भविष्य तय करता है और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसको पढ़ने के पहले आप इसका मैप भी अपने सामने रखिए और मैं आपको PDF में इसके सारे मैप्स शेयर करूँगी, तो वो आप इसको देखिए कि किस प्रकार से इसके जो उत्पादन के स्थान हैं उनको आपको मानचित्र पर प्रदर्शित करना है। और इस इंडस्ट्री, अगर इस पे क्वेश्चन आता है लौह इस्पात उद्योग पे, तो सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करेंगे कि हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से वो कौन से कारक होते हैं जो किसी भी स्टील इंडस्ट्री के लिए, उनके स्थापित होने के लिए ज़रूरी होती है। इस इंडस्ट्री की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या हमें किस प्रकार का रॉ मटेरियल इनके लिए चाहिए होता है, कौन सा शक्ति का साधन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसको रिफ़ाइन करने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, श्रम शक्ति कितनी मात्रा में हमें चाहिए, भारी सारा इसका रॉ मटेरियल भी भारी है, रेडी मटेरियल भी भारी है, तो किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हमें इसमें चाहिए होता है, ये सारे फैक्टर्स का हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए मार्केट किस प्रकार का उपलब्ध है, कौन से गवर्नमेंट्स हैं जो इसको प्रमोट करती हैं, सरकारी क्या पॉलिसीज़ हैं, किस प्रकार की पूंजी का निवेश इसमें आवश्यक होता है। तो पूंजी की आवश्यकता जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है। तो ये सारे जो तत्व हैं, जब ये सारे तत्व फेवरेबल होते हैं तब इस इंडस्ट्री की स्थापना कहीं पे भी हो सकती है। तो हम इसका डिटेल वर्णन करेंगे, उसके बाद हम एक एक कंट्री को लेकर उस कंट्री के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम मानचित्र पर इसका प्रदर्शन करेंगे कि कहाँ पर इस उद्योग की क्या स्थिति है। तो ये जो आपका एक टॉपिक आज ये पूरा हुआ है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि सेकेंड यूनिट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और शक्ति के संसाधन, इन दोनों में से एक ना एक सवाल ज़रूर आता है। कभी शक्ति के संसाधनों पे आ जाता है जिसमें हम कोयला और पेट्रोलियम पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी इंडस्ट्रीज़ पे जब आ जाता है तो उसमें लौह इस्पात उद्योग पे भी प्रश्न आता है। तो आप अनसॉल्व पेपर्स को भी कंसल्ट कीजिए, और अनसॉल्व पेपर्स से आपको एक पैटर्न का पता लगेगा कि किस प्रकार से रिपीटेशन होता है और किस प्रकार से एक विस्तृत आंसर हमें लिखना होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, तो हम कितना मटेरियल उसमें हमें लिखना चाहिए। अभी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है कि हम आपको क्लासरूम स्टडी नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए, आप लिख के उन सब चीज़ों को याद कीजिए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि एक तो हमें ये पता लगेगा कि भाई अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें उसमें किस प्रकार से आंसर लिखना है कि हम अपने 15 नंबर उसमें जस्टिफाई कर सकें। कई बार प्रश्न 2 पार्ट्स में आ जाता है, तो हम ये मानते हैं कि दोनों पार्ट्स के 7.5 नंबर हैं, तो हमें आंसर को अपने उसी तरह से लिखना है। तो आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितना टाइम लगता है, कितना मैटर आप उसमें लिख रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग जब होती है तब उसमें हम प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बताते हैं, पर अभी इन सिचुएशंस में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फिर भी मेरे पास कई स्टूडेंट्स के पर्सनल व्हाट्सएप भी आते हैं, उनकी कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो असेसमेंट या का काम आपको दिया जाता है,
आप उसको भी करते रहिए। एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें जो जो सवाल आपको देते जा रहे हैं उनको करते जाइए, तो आपके नोट्स बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।